किसी ने क्या खूब कहा है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं। हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पे अड़ी होती हैं। तो राम राम दोस्तों, आज हम सुपरफास्ट रिवीजन कक्षा 6 के बाद कक्षा 7 के जो एनसीईआरटी के फैक्ट है, कक्षा 7 के एनसीईआरटी के जो फैक्ट है वो लेकर आए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 3 से 4 घंटों के अंदर एनसीईआरटी के कक्षा 6 से 10th तक जितने भी फैक्ट बन रहे हैं मोस्ट रीड की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनका रिवीजन करना। और लगभग इनमें 1500 से लेकर 2000 तक फैक्ट है, ऑनलाइन क्वेश्चन है, वो हम देखने वाले हैं। सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और जो भी तथ्य होंगे वो एनसीईआरटी के आधार पर एकदम सही कंटेंट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 इतिहासकार मिनहाज-ए-सिराज के अनुसार हिंदुस्तान शब्द उपयोग किया जाता था। तो एक इतिहासकार हुए थे मध्यकाल में मिनहाज-ए-सिराज के अनुसार हिंदुस्तान शब्द उपयोग किया जाता था। 13वीं शताब्दी में पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच के क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाबर के वर्णन में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? 16वीं शताब्दी में भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति के लिए किया। मध्य युग में विदेशी शब्द का क्या अर्थ लगाया जाता था? तो मध्य युग में विदेशी शब्द का अर्थ क्या लिया जाता था? ऐसा व्यक्ति जो हमारी संस्कृति से और हमारे समाज से नहीं जुड़ा है और हमारे लिए जो अनजान होता था, उसे मध्यकाल में हम विदेशी मानते थे। मध्यकाल में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुआ? तो मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुए थे? नई प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा, जैसे कि सिंचाई में रहंड का प्रयोग, कताई में चरखा का प्रयोग, युद्ध में अग्नि शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। तो मध्यकाल में खान पान में जो बदलाव हुए थे वो क्या क्या थे? तो मध्यकाल में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी आदि का आगमन हुआ। मध्यकाल में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ? तो राजनीतिक शक्तियों की दृष्टि से देखें तो राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि का उदय हुआ। जाति पंचायत द्वारा किन का पालन करवाया जाता था? तो जाति पंचायत के द्वारा जातियों के नियमों का पालन करवाया जाता था। मध्यकाल में कौन कौन से धार्मिक परिवर्तन हुए? तो मध्यकाल में नए देवी देवताओं का पूजन, मंदिरों का निर्माण, ब्राह्मणों का धर्म शिक्षक के रूप में महत्व, नए धर्म इस्लाम का आगमन आदि महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। किस कालखंड को मध्यकालीन भारत के इतिहास में रखा जाता है? तो 7वीं से 1750 ईस्वी तक के 1000 वर्ष के कालखंड को मध्यकालीन भारत के इतिहास में रखा जाता है। दोस्तों, जो भी आंकड़ा है, जो भी तथ्य है, वो सब एनसीईआरटी के आधार पर है। एकदम मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कंटेंट है रीड की दृष्टि से। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना। मध्यकाल में सामंतों ने स्वयं को क्या घोषित करना शुरू कर दिया? महासामंत और महामंडलेश्वर। राष्ट्रकूट राजवंश किसने स्थापित किया? तो राष्ट्रकूट राजवंश दंती दुर्ग ने अपने स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्या है? ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रिय वंश में नए जन्मे हुए व्यक्ति भी क्षत्रिय बन जाता है। इस प्रकार के अनुष्ठान को हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कहते हैं।
हिरण्यगर्भ का क्या अर्थ है? तो हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है? सोने का गर्भ। कदम्ब, मयूर श्रवण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्रों को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अगर मूल रूप से देखें तो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र और कदम्ब मयूर श्रवण ये ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने शस्त्रों को अपना लिया और कदम्ब मयूर श्रवण ने कर्नाटक में और हरिश्चंद्र ने राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। मध्यकाल के प्रशासन में नए राजाओं ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो मध्यकाल में राजाओं ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती आदि उपाधियां धारण की। महाराजाधिराज का क्या अर्थ है? राजाओं के राजा, महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा। त्रिभुवन चक्रवर्ती का क्या अर्थ है? तीन भुवनों का स्वामी या तीन भुवनों का स्वामी। मध्यकालीन प्रशासन में सत्ता में किन की साझेदारी रहती थी? सामंतों, किसानों, व्यापारियों तथा ब्राह्मण संगठनों की। मध्यकाल में राजस्व के रूप में लगान किससे लिया जाता था? किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और व्यापारियों से। कहाँ के अभिलेख से 400 से अधिक प्रकार के करों की चर्चा, कहाँ के अभिलेख में 400 से अधिक प्रकार के करों की चर्चा की गई है? तमिलनाडु के चोल राजवंश के अभिलेख से 400 से अधिक प्रकार के करों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रशस्ति की रचना क्यों की जाती थी? राजाओं की प्रशंसा करने के लिए प्रशस्तियों की रचना की गई। प्रशस्ति की रचना कौन करते थे? ब्राह्मणों के द्वारा प्रशस्ति की रचना की जाती थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमें कौन सी प्रशस्ति प्राप्त हुई है? तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति किस भाषा में लिखित है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखित है। राजा अपने प्रशस्ति लेखक ब्राह्मणों को किस से पुरस्कृत करते थे? ताम्रपत्र ऊपर अभी लिखित भूमि अनुदान से। ताम्रपत्र ऊपर अभिलिखित भूमि अनुदान से। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो 12वीं शताब्दी में कल्हण ने की थी। राजतरंगिणी में कहाँ के शासक की चर्चा की गई है? तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास की चर्चा की गई है। तो राजतरंगिणी में कश्मीर में जिन्होंने शासन किया, जैसे मोस्ट रूप से कश्मीर में कुषाणों ने शासन किया, उनके बारे में चर्चा की गई है। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य चला था? गुर्जर प्रतिहार, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट और पूर्व के यानी बंगाल के और बिहार के क्षेत्र के जो पाल थे उनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए चला? तो ये कनौज, गंगा घाटी में स्थित है कनौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ने 997 से 1030 तक किन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था? मध्य एशिया के भागों, ईरान और भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर सुल्तान महमूद ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गजनी ने किस मंदिर को अनेक बार लूटा था? तो गुजरात के देव सोमनाथ मंदिर को अनेक बार लूटा था। किताब अल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। किताब अल हिंद किसकी रचना है? तो ये अलबरूनी की रचना है। अलबरूनी ने किताब अल हिंद की रचना किसके कहने पर की थी? मोहम्मद गजनी के कहने पर की थी। चौहान वंश का शासन कहाँ पर था? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में चौहान वंश का शासन था। गुजरात में किन का शासन था? तो गुजरात में चालुक्य वंश के शासकों का शासन था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका शासन था? गहड़वाल शासकों का शासन था। चौहानों का किसके साथ संघर्ष चला? तो चौहानों का गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों
और उत्तर पश्चिमी प्रदेश के गहड़वाल शासकों के साथ। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को कब हराया? तो 1191 में त्राइन के प्रथम युद्ध में। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। और त्राइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ? ये आप कमेंट में लिखकर बताओगे। 1191 का जो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें तो पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, उसमें कौन विजय हुआ वो आप कमेंट में लिखें। और वीडियो के अंदर कोई भी आपको कमी दिखाई दे, अगर कोई सुधार करना हो, उससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि क्या कमी रह रही है। चोल राजवंश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? उरेयूर से तंजावुर तक। उरेयूर से तंजावुर तक फैला हुआ था चोल राजवंश। पंजाब और उस शहर में निशुम्भ सुधीनी मंदिर किसने बनवाया था? मुटरी यारों को परास्त कर चोल राजाओं ने बनवाया था। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राज राजा प्रथम 985 में था। चोल वंश के किस शासक ने जल सेना का निर्माण किया था? राजेंद्र प्रथम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि चोल वंश के किस शासक ने जल सेना का निर्माण किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। किसने तंजावुर और गंगईकोंड चोलापुरम में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया? तो राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने तंजावुर और गंगईकोंड चोलापुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिर पूजा के अलावा किसका केंद्र भी था? मंदिर पूजा के अलावा तंजावुर किसका केंद्र भी था? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था। चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियां। इन मूर्तियों में देवी देवताओं के साथ भक्तों की मूर्ति बनाई जाती थी, ये विशेषता थी उनकी। चोल प्रशासन में उर किसे कहा जाता था? तो चोल प्रशासन में उर किसे कहा जाता था? किसानों की बस्तियों को चोल प्रशासन में उर कहा जाता था। चोल प्रशासन में नाडू किसे कहा जाता था? तो गांव के समूह को। ये इंपॉर्टेंट है। चोल प्रशासन में नाडू किसे कहा जाता था? गांव के समूह को कहा जाता था। नाडू के कामकाज पर किस जाति का नियंत्रण था? वेलला जाति के धनी किसानों का नियंत्रण था। मुवेद वेलन की उपाधि की नहीं दी जाती थी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले किसानों को। मुवेद वेलन की उपाधि दी जाती थी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले किसानों को मुवेद वेलन की उपाधि दी जाती थी। चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाती थी? वेलन वगाई क्या कहलाती थी? वेलन वगाई कहलाती थी। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेय भूमि कहलाती थी। चोल साम्राज्य में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? सालाभोग कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सालाभोग। चोल साम्राज्य में मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? दवे दान तिरुन मटक्षत्र या कनी। चोल साम्राज्य में जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? पल्ली चंदम। जेल प्रशासन में शहरों में प्रशासनिक कार्यों का संपादन करने वाला क्या कहलाता था? नगरम कहलाता था। नगरम किसे कहा जाता था? व्यापारियों के संघ को। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से ब्राह्मणों की सभा के संगठन के प्रारूप का वर्णन मिलता है? तमिलनाडु के चिगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से। संगठन या समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता था? लॉटरी के माध्यम से किया जाता था। तो संगठन या समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता था? तो लॉटरी के माध्यम से किया जाता था। जैसे अब स्वामी विवेकानंद स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम, उसमें लॉटरी से बच्चों का प्रवेश चल रहा है, उसी तरीके से लॉटरी से संगठन या समिति के सदस्यों का चुनाव करते थे। 12वीं शताब्दी में भारत का महत्वपूर्ण नगर कौन सा था?
तो दिल्ली महत्वपूर्ण नगर था 12वीं शताब्दी में। 12वीं सदी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने किसे प्राप्त किया? तो दिल्ली के तोमर शासकों को हराकर दिल्ली को प्राप्त किया। देहली वाल सिक्के कहाँ प्रचलित थे? दिल्ली में। देहली वाल सिक्के किन के द्वारा चलाए गए? तो जैन व्यापारियों के द्वारा चलाए गए। दिल्ली में अनेक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो जैन व्यापारियों ने करवाया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। सल्तनत की स्थापना के साथ स्थापना हुई देहली एक कुहना सिरी जहांपनाह आदि। तो सल्तनत की स्थापना के साथ ही किसकी स्थापना होती है? देहली एक कुहना सिरी और जहांपनाह आदि की स्थापना होती है। आरंभिक 20वीं शताब्दी में दिल्ली पर राजपूत शासकों का शासन था, जिनमें तोमर 1165, अनंगपाल 1130 से 1145 तक, चौहान 1165 से 1192 तक और पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक दिल्ली पर राजपूत शासकों ने शासन किया। तुर्की शासकों का दिल्ली पर शासन कब तक रहा? 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, ग्यासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक शासन किया। उसके बाद में दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन रहा। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन काल रहा 1320 से 1414 तक। ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहा। दिल्ली पर सैयद वंश का शासन रहा 1414 से 1451। खिजर खां 1414 से 1421 तक खिजर खां शासक रहा दिल्ली पर, जो सैयद वंश का था। दिल्ली पर लोधी वंश का शासन रहा 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक शासक रहा। मस्जिद किस भाषा का शब्द है? तो मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है। मस्जिद शब्द का अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद यह वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एक साथ एकतर होकर नमाज पढ़ते हैं। इमाम नमाजियों में सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान व्यक्ति इमाम कहलाता है। किबला मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। भारत में कौन सी दिशा किबला की ओर है? तो पश्चिम दिशा। जहां पनाह का क्या अर्थ है? विश्व की शरण स्थली। मोठ की मस्जिद किसने बनवाई? सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री ने बनवाई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है भाई। मोठ की मस्जिद किसने बनवाई? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री ने बनवाई थी। मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोठ की मस्जिद नई दिल्ली में है और मोठांगी बिजाई भी चालन लाग रही है आजकल, क्योंकि बारिश का टाइम है। जमाली कमाली की मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो जमाली और कमाली मस्जिद का निर्माण 1520 के दशक के आखिरी दिनों में हुआ। जमाली कमाली की मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। जमाली कमाली की मस्जिद किसने बनवाई? तो बाबर के शासनकाल में निर्माण किया गया। जमाली और कमाली की मस्जिद बाबर के शासनकाल में निर्माण किया गया। इल्तुतमिश ने सामंतों जमींदारों के स्थान पर किन्हें राजनीतिक पद दिए? अपने विशेष गुलामों को दिए थे। गुलाम किन के प्रति वफादार नहीं होते थे? अपने मालिक के उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार नहीं होते थे। तो दोस्तों फैक्ट बहुत ही शानदार है, अंत तक देखना वीडियो और इस पूरे सिलेबस को एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक पूरे सिलेबस को देखना। बहुत शानदार रिवीजन होने वाला है आपका और कई
बायराम तो डर गया, बियाँ भी बाज जाएगा क्योंकि ए इफेक्ट एजगा फैक्ट है इता सोरा भी कोनी क्योंकि एनसीईआरटी है खंड ही धारा आंकड़ा बड़ा खतरनाक है अंदर। पहले वाली किताबां तो बहुत बार पढ़ी गई, ये वास्ते सारा कंठा हो रहा। अब की बार एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट भाई बहुत नया है, हट गया है गाइड डाउन, तो पढ़ने में थोड़ो जोर भी आवेगा। और जो लास्ट तक टीका रहेगा तो उसका तो रिवीजन हो जाएगा, और जो पहले हथियार डाल देगा तो उसका तो कर ही क्या सकते हैं। फारसी लेखों में सुल्तान के कार्यों की आलोचना की गई। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने की। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किसे संरक्षण दिया? खुमार नामक कलाल को, फिरोज हजाम नामक नाई को, मनका नामक बावर्ची को, लट्ठा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। तो ये कौन था? मोहम्मद तुगलक था। किस इतिहासकार ने सुल्तान के इन कार्यों की आलोचना अपने लेखों में की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। जब मोहम्मद तुगलक ने कलालों को, हजामों को, नाइयों को, बावर्चियों को, माड़ियों को ऊंचे प्रशासनिक पद दे दिए, तो जियाउद्दीन बर्नी ने, जो इतिहासकार था, सुल्तान के कार्यों की आलोचना की इन्होंने अपने लेखों में। इक्ता क्या है? विभिन्न इलाके जहाँ से राजा जाता था उसे इक्ता कहते थे। मुक्ति क्या है? राजस्व वसूलने वाले सूबेदार को मुक्ति कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय कृषि पर कौन सा कर लगाया जाता था? खराज उपज का 50%। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कृषि पर खराज लगाया जाता था कर के रूप में, जो उपज का 50% होता था। किसके नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया? चंगेज खान के नेतृत्व में। और कब किया? 1219 में। चंगेज खान आक्रमण के समय दिल्ली पर किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के समय चंगेज खान ने आक्रमण किया था। चंगेज खान ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन कौन से आक्रमण किए? 1299 में, क्योंकि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया था, और 1300 में, 1302 में और 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के लिए कौन सा नया शहर बसाया था? सिरी बसाया था। तो सिरी शहर सेना के लिए किसने बसाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। सैनिकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए किसानों पर कितना कर बढ़ा दिया गया? तो डायरेक्ट 50% कर बढ़ा दियो। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। बाजार में सामान की कीमतों पर नियंत्रण किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे तथा उसने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक के समय आक्रमण कौन कौन से हुए? मंगोलों का हमला शासन के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। दिल्ली एक कुहना खाली करवाकर उसे सैनिक छावनी बना दिया गया। किसानों पर अतिरिक्त कर लगाए गए। टोकन मुद्रा प्रचलन में आई। मोहम्मद तुगलक के समय टोकन मुद्रा प्रचलन में आई थी, जो सस्ती धातुओं से बनी थी। लेकिन मोहम्मद तुगलक के असफल प्रशासनिक कदम, कश्मीर पर आक्रमण की विफलता, विशाल सेना को भंग करना, टोकन मुद्रा आदि का असफल प्रयास, टोकन मुद्रा आदि असफल प्रयास रहे। दिल्ली का एकमात्र कौन सा सुल्तान था जिसने मंगोलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? मोहम्मद तुगलक की था वो। मुगल किन दो वंश के वंशज थे? तो मुगलों के पिता तैमूर वंश से संबंधित और माता चंगेज खान के वंश से संबंधित थी। दोनों ही खतरनाक वंश। तो आने वाला प्रोडक्ट और भी खतरनाक होगा। मुगलों को अपने आप को क्या कहलाना पसंद नहीं था? मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। मुगलों को किसका वंशज होने का गर्व था? तैमूर का वंशज होने का गर्व था। बाबर का लड़क दादा कौन था? तो बाबर को लड़क दादा जी को मीरन शाह हो, ऐसी बात एनसीईआरटी में मिल सके क्या बाबर को लड़क दादा कौन हो? मीरन शाह है। बाबर का दादा कौन था?
तो अब्बू सैद था बाबर का दादा, और बाबर को परदादो कौन हो तो टाबरो बाबर को परदादो सुल्तान मोहम्मद मिर्जा हो। याद राखियो, कोई कौन पूछे लो, टाबर तो क्या हो, मास्टर होते तो। बाबर का पिता कौन था? उमर शेख था। बाबर का भारत में वंश, बाबर 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 के बाद जहांगीर, अरे गोलमाल क्या कर दी। बाबर का भारत में वंश, बाबर के बाद हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में जहांगीर, नहीं बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, ये बाबर का वंश था भारत में। बाबर ने फरगना का अधिकार कब प्राप्त किया? 1494 में। बाबर को किस आक्रमण के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी? बाबर को किस आक्रमण के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी? उज्बेक आक्रमण के कारण। बाबर ने किसे हराकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया? तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। बाबर के शासनकाल की मुख्य बातें, 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में बाबर ने खानवा में राणा सांगा एवं राजपूत राजाओं को हराया। 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1530 में बाबर की मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा पर मुगल शासन स्थापित किया। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक, 1555-56 में। भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण अफगानों के समक्ष कमजोर पड़ गया। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 2 बार हराया। पहली बार चौसा का युद्ध 1539 में और दूसरी बार हुमायूं को कनौज के युद्ध में 1540 में शेर शाह सूरी ने हराया। ईरान की सफाविद शाह की सहायता ली और 1555 में दिल्ली पर अधिकार किया। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक। अकबर कितने वर्ष की आयु में शासक बना? तो 13 वर्ष की आयु में शासक बना। अकबर के शासनकाल को हम कितनी अवधियों में विभाजित कर सकते हैं? तो 3 अवधियों में, 1556 से 1570, 1570 से 1585, 1585 से 1605। 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान, ये बैरम खान वही है रहीमजी के पिताजी, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगी अति दूर, जो रहीमजी दोहे लिखते थे वो इसी बैरम खान का पुत्र है रहीम, और अपने घरेलू कर्मचारियों को स्वतंत्र हो गया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाई। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक। मेवाड़ के सिसोदिया शासकों के मुगल सत्ता स्वीकार की। मेवाड़ के सिसोदिया शासकों ने मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। सिखों, अहोमों एवं अहमदनगर के खिलाफ अभियान किया, जो पूर्णतः सफल नहीं हो सके। अंतिम वर्षों में खुरम यानी शाहजहां का विद्रोह हुआ। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक। दक्कन में अभियान, अफगानिस्तान, अभिजात खान जहान लोदी को पराजित किया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया, बुंदेलों को हराया। 1632 में
अहमदनगर को मुगल राज्य में मिलाया। 1557-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ और औरंगजेब की विजय हुई। औरंगजेब ने दारा शिकोह सहित तीनों भाइयों का कत्ल किया और शाहजहां को आगरे के दुर्ग में कैद कर लिया। भाई ईशा सपूत जामिया मध्यकाल में। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक। 1663 में उत्तर पूर्व के अहोमों की प्राज्य मराठा सरदार शिवाजी को आगरा में कैद किया, परंतु शिवाजी वहां से भाग गए, अपनी चौतराई से निकल गए वहां से। राजकुमार अकबर का विद्रोह 1685 में बीजापुर। वो यहाँ ना सोचियो अकबर वो है पहली आयोजी को, वो दूसरो है, औरंगजेब को पुत्र है अकबर। राजकुमार अकबर का विद्रोह 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिलाया। 1698 में दक्कन में मराठों के विरुद्ध अभियान किया और मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। जहांगीर की मां कछवार राजकुमारी जोधाबाई थी, जो आमेर वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक बारमल की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, जो मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। जमींदार किसे कहा जाता था? मुगल काल में आय का मुख्य स्रोत किसानों की उपज के रूप में था, जो किसानों द्वारा कुलीनों के माध्यम से लिया जाता था। इन्हीं मध्यस्थों को जमींदार कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। टोडरमल ने कितने वर्ष के लिए भूमि बंदोबस्त किया? 10 वर्ष के लिए, 1570 से 80 के लिए। टोडरमल ने राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? नगद कर के रूप में। टोडरमल द्वारा प्रारंभ की गई राजस्व व्यवस्था क्या कहलाई? जब्ती या जब्ती। आईने अकबरी अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल ने आईने अकबरी कितने भागों में लिखा? तो 3 भागों में लिखा। कितने भागों में लिखा? तो 3 भागों में लिखा। तो आईने अकबरी के कितने भाग है? 3 भाग है। आईने अकबरी का प्रथम भाग किससे संबंधित है? अकबर के पूर्वजों के वर्णन से संबंधित है। आईने अकबरी का दूसरा भाग किससे संबंधित है? अकबर के शासनकाल की घटनाओं से संबंधित है। आईने अकबरी का तीसरा भाग किससे संबंधित है? प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य से संबंधित है। अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? साम्राज्य सूबों में बंटा, जिसके प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक कार्य करते थे। अकबर के शासनकाल के मुख्य अधिकारी कौन थे? दीवान वित्तीय अधिकारी था। बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी था। सदर धर्माधिकारी को सदर कहा गया। फौजदार सेनानायक था और कोतवाल पुलिस अधिकारी था। अकबर ने अबुल फजल के कहने पर कौन सी व्यवस्था अपनाई? सुलह-ए-कुल की व्यवस्था अपनाई। तो सुलह-ए-कुल की व्यवस्था अकबर ने किसके कहने पे अपनाई? तो अबुल फजल के कहने पर अपनाई। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो अकबर के समकालीन शासक इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 तक, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 तक, और रूस का शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलियोविच 1520 से 1584 तक। मेहरुनिसा का विवाह किससे हुआ? तो 1611 में जहांगीर से हुआ। मेहरुनिसा किस नाम से प्रसिद्ध हुई? नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर ने किसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए? मेहरुनिसा के सम्मान में जारी किए। शासक और इमारतें 8वीं तथा 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। नंबर 1, सुरक्षित तथा आराम विश्राम की भव्य जगह, किले, महल, मकबरे बनवाए। दूसरी, मंदिर, मस्जिद, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें बनवाई। कुतुब मीनार 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा
निर्मित पहली मंजिल का कुतुब मीनार 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पहली मंजिल का निर्माण करवाया गया और 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा शेष 4 मंजिलों का निर्माण करवाया गया। मरम्मत कार्य अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी के द्वारा कुतुब मीनार का मरम्मत का कार्य करवाया गया। कुतुब मीनार के ऊपर किस भाषा में अभिलेख लिखे हैं? तो अरबी भाषा में लिखे हैं। 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकारों ने जो भवन बनाए वह किस शैली में बनाए गए? तो अनुप्रस्थ टोडा शैली में। कौन सी शैली में? अनुप्रस्थ टोडा शैली में। अनुप्रस्थ टोडा शैली में निर्मित भवनों की क्या विशेषता है? इस शैली में बने भवनों में अधिक संख्या में खिड़कियां, दरवाजे और कमरे बनाए जाते हैं। कंद्रिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? धंगदेव चंदेल वंश के शासक द्वारा 999 में बनवाया गया। तो कंद्रिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल ने बनवाया। इंपॉर्टेंट है भाई ये। राजेश्वर महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? राजा राजदेव द्वारा बनवाया गया। तो राजेश्वर महादेव मंदिर राजा राजदेव द्वारा बनवाया गया। फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन किस रूप में किया गया है? अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। किसने 9वीं शताब्दी में श्रीलंका पर आक्रमण किया? पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने। तो 9वीं शताब्दी में पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था। पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका के किस शासक को हराया? राजा सेन प्रथम को हराया, जो 831 से 851 तक जिसने शासन किया। 4 बाग बनाने की परंपरा किस शासक के समय से प्रारंभ हुई? तो 4 बाग पद्धति है ये अकबर के समय से प्रारंभ होती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से बनाई जाती थी? तो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से बनाई जाती थी? तो लुप्त मोम तकनीक से। मणिग्रामम और नाना देशी क्या है? मणिग्रामम और नाना देशी क्या है? तो ये व्यापारिक संघ है। विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल कौन सा है? हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? कमेंट में बताना। हम्पी किन नदियों के बीच स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में है। विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है, और हम्पी कर्नाटक में है। ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार था सूरत। मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता है? सूरत को। कहाँ का किला होलैंड वासियों ने बनाया था? मुसलीपट्टनम का कृष्णा नदी के डेल्टे पर। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 में कालीकट केरल के तट पर। कालीकट को कोझिकोड भी कहते हैं। कोलंबस 1492 में कहाँ पहुंचा? तो कोलंबस 1492 में वेस्ट इंडीज पहुंचा था। 13वीं-14वीं शताब्दी में पंजाब में मुख्य कौन सी जनजाति निवास करते थे? 13वीं-14वीं शताब्दी में पंजाब में मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती थी? खोखर तथा गौखर जनजाति। खोखर और गौखर जनजाति निवास करती थी। गौखर जनजाति के किस व्यक्ति को अकबर ने अपना मनसबदार बनाया? कमाल खां को। मुल्तान और सिंध में कौन सी जनजाति निवास करती थी? लंगाह और अर्धुन। उत्तर पूर्व में कौन सी जनजाति निवास करती थी? बलूच जनजाति। उत्तर पूर्व में कौन सी जनजाति निवास करती थी? बलोच जनजाति। पश्चिमी हिमालय में कौन सी जनजाति निवास करती थी? गड्डी और गडरिये। भारत के पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति निवास करती थी? नागा और अहोम जनजातियां। बिहार और झारखंड में 12वीं शताब्दी में किन का उदय हुआ? चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ। चेर सरदार शाहियों पर किसने आक्रमण किया?
अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह से हमला करवाया। कब करवाया? तो 1591 में करवाया। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करते थे? तो मुंडा जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में निवास करती थी और वर्तमान में भी झारखंड और बिहार का जो क्षेत्र है, कोडरमा का पठार, रांची का पठार, उस पठार के अंदर मुंडा जनजाति निवास करती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति निवास करती थी? कोल्ली और बेराद जनजाति निवास करती थी। दक्षिणी भारत में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती थी? कोरबा, बेतर, मारवाड़ इत्यादि जनजातियां। भील जनजाति कहाँ निवास करते थे? पश्चिमी तथा मध्य भारत में। गौड़ जनजाति कहाँ निवास करती थी? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। बंजारा लोगों का कारवां क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। तो बंजारा लोगों का कारवां टांडा कहलाता था। बुर्जी नामक संस्कृत की ऐतिहासिक कृति पहले किस भाषा में लिखी गई? अहोम तथा बाद में असमिया में लिखा गया। गोंड जनजाति कहाँ निवास करती थी? गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में। गोंड जनजाति किस प्रकार की कृषि करती थी? तो गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि करती थी। गोंड जनजाति विभिन्न भागों में बंटे हुए थे। गोंड जनजाति विभिन्न भागों में बंटी हुई थी और इनके विभिन्न भाग क्या कहलाते थे? कुल कहलाते थे। अकबरनामा के अनुसार गोंड राज्य में कितने गांव थे? तो गोंड राज्य में अकबरनामा के अनुसार 70,000 गांव थे। कहाँ के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे? गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में। गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में। गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य में विभाजित है गढ़ों में। गोंड राज्य में गढ़ों को किस में विभाजित किया गया था? 84 गांव की इकाइयों में। 84 गांव की इकाइयों को किस में विभाजित किया गया था? 84 गांव की इकाइयों को किस में विभाजित किया गया था? बरहोतों में। एक बरहोतों में कितने गांव होते थे? तो एक बरहोतों में 12 गांव होते थे। गढ़ कटंगा के किस राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की? तो राजा अमनदास ने धारण की थी। अमनदास के पुत्र दलपत ने किससे विवाह किया? चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से। तो दलपत ने दुर्गावती से विवाह किया। दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभालकर किसके आक्रमण का डटकर सामना किया? मुगल आक्रमण 1565 में आसफ खां के नेतृत्व में। अहोम कहाँ से आकर बसे थे? अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। अहोम म्यांमार से आकर कहाँ बसे थे? ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबाई बनाएं। कक्षा 7 में एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, लगभग 20-25 मिनट का बनेगा, क्योंकि उसमें आंकड़े बहुत है और ये आंकड़े शानदार आंकड़े हैं रीट की दृष्टि से। तो आप पूरी शिद्दत के साथ देखना। अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देखना वीडियो, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो आपको रीट के अंदर दूसरों से आगे लेकर जाएंगे। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उनको क्या पता कटंगा क्या है, कौन थी दुर्गावती। गाइडों में ऐसे प्रश्न बहुत कम मिलते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक करना में बड़ी कंजूसी करो थे।